हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास जो होगी वो जो हम टेस्ट सीरीज बैच को हमने स्टार्ट करा था उसके एक्सप्लेनेशन की वीडियो होगी आज की। तो बिना टाइम को वेस्ट करे जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। यानी कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का एडवांटेज यानी कि लाभ कौन सा है। व्याख्यान सह निर्देशन विधि जो होती है उसका लाभ कौन सा है, इन चारों में से वो हमको बताना है। तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब टीचर पढ़ाते टाइम पे कुछ डेमो देकर भी दिखाता है और बच्चों को सिखाता है चीजें डेमो देकर के, तो वो होता है आपका लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि व्याख्यान सह निर्देशन वाली विधि। ठीक है, तो इसका अब एडवांटेज क्या होगा, इसका एडवांटेज होगा कि बच्चों का जो मानसिक विकास है उसमें बच्चों को सहायता मिलेगी, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट जो है वो बच्चों का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ प्लेट्यू। यानी कि प्लेट्यू जो है यानी कि स्थिर स्थिति जो होती है उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेट्यू है इसका कारण क्या है। जो हम सीखते हैं यानी कि जो हम लर्निंग करते हैं, जो हम अधिगम करते हैं, उस लर्निंग में ये जो प्लेट्यू है, ये जो स्थिर स्थिति होती है, इसका कारण क्यों है। अब प्लेट्यू या फिर स्थिर स्थिति का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको समझो। स्थिर स्थिति यानी कि काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं ना कि मैम अब हमने 20-25 क्वेश्चन तो हमारे सही होने लग गए, लेकिन अब इससे ऊपर हम बढ़ ही नहीं रहे हैं, हम बस एक जगह पे आके रुक गए हैं। तो वो क्या हो गई, आपकी स्थिति एकदम स्थिर हो गई है, तो उसको बोलते हैं प्लेट्यू। तो ये प्लेट्यू का कारण क्या है, यानी कि इस स्थिर स्थिति का कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है अधिगम में, लर्निंग में, कि हम एक जगह पे आके बस रुक जाते हैं, उससे ऊपर हम बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो इसका आंसर है आपका लैक ऑफ बैलेंस अमंग वेरियस फेजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स स्किल्स। यानी कि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं, है ना। कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि मैं ऑफिस भी जाता हूँ, मैं घर पे काम भी करता हूँ या करती हूँ, है ना। हाउसवाइफ भी होते हैं, कुछ ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन उसके साथ में भी वो लोग पढ़ाई करते हैं, तो वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह से आपकी जो प्लेट्यू है वो होता है आपकी लर्निंग के अंदर। ठीक है, फिर दूसरा है शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन फ्रॉम वन फेज टू अनदर। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो ध्यान है वो एक जगह स्थिर रह के हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कई बार हमारा ध्यान एक जगह से दूसरी जगह पे भटकता रहता है, तो वो इसका कारण बन सकता है ना। और फिर अगला है फैटीग एंड बोर्डम। यानी कि काफी बार ऐसा होता है कि हम बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो बोर्डम भी जो है वो इसका कारण हो सकता है। तो ABC जो है यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। कि इन सभी में से टीचिंग का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, यानी कि शिक्षण की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है, इन चारों में से वो हमको बताना है। तो वो है आपका टू स्टार्ट अ डिस्कशन एंड एनकरेज स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट। यानी कि चर्चा परिचर्चा को आरंभ करना और इसमें भागीदारी के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। यानी कि हम बच्चों के साथ में डिस्कशन करें, चर्चा परिचर्चा करें और बच्चों को भी बोले कि तुम भी इस चर्चा के अंदर अपनी भागीदारी दो, तुम भी इस चर्चा के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दो। तो वो मेथड जो होता है पढ़ाने का वो सबसे सही तरीका होता है, शिक्षण की सर्वोत्तम विधि वो कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या होता है, मूल्यांकन, और आइडियल मतलब सबसे बेस्ट, सबसे सही मूल्यांकन की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं कौन सी है वो हमको बताना है। तो सबसे सही मूल्यांकन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होती है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। यानी कि ABC यानी कि ऑप्शन नंबर 2। कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि आपका जो मूल्यांकन है, जो आपका इवेल्युएशन है वो व्यापक होना चाहिए। ठीक है, वैलिडिटी यानी कि उसमें वैधता होनी चाहिए और वो एकदम रिलायबल होना चाहिए। अब सब्जेक्टिविटी यानी कि विषय निष्ठता क्या होती है। सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी दो चीजें होती है। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि हमको निष्पक्ष होना है, तो उसका ऑपोजिट हो गया सब्जेक्टिविटी, यानी कि हम किसी एक पक्ष के प्रति पक्षपात करते हैं, है ना। तो क्या हमको हमारी इवैल्यूएशन में पक्षपात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आप हटा दो, बाकी तीनों इसका आंसर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट स्वयं जो कोर्स है आपका ऑनलाइन का, उसकी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। यानी कि इन चारों में से कौन सा कथन जो है वो स्वयं को लेकर सही है वो हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें से आपका आंसर है, सबसे पहला है, स्वयं इज डिजाइन टू अचीव 3 कार्डिनल प्रिंसिपल। यानी कि स्वयं में 3 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स हैं। ये बात बिल्कुल सही है, स्वयं में 3 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल हैं। कौन कौन से हैं, एक्सेस,
इक्वालिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। तो AEQ जो है वो इसके 3 कार्डिनल प्रिंसिपल है। मैंने स्वयं कराया भी था हमारी वीडियो में, आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, ठीक है। फिर अगला स्वयं का कौन सा सबसे बेस्ट स्टेटमेंट है वो हमको बतानी है। तो अगला है कि स्वयं जो है वो 9th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक कोर्स को प्रोवाइड करता है, यानी कि 9th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चों को ये पढ़ाता है, कोर्स प्रोवाइड करता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला बोल रहा है कि इट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवन एनी टाइम एंड एनीवेयर, यानी कि हम स्वयं को कभी भी कहीं भी किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं, तो ये भी एकदम सही है। लेकिन सी वाला ऑप्शन इसका गलत होगा। अभी गलत क्यों होगा, इसमें बोला है कि स्वयं जो है वो आपको डिग्रियां प्रदान करता है, लेकिन स्वयं कभी भी आपको डिग्री नहीं देता है। तो स्वयं क्या देता है वो आपको बताना है। स्वयं जो है वो हमेशा आपको सर्टिफिकेट देता है। आप स्वयं के अंदर कोई भी कोर्स करते हो तो स्वयं आपको उस कोर्स के बदले में एक सर्टिफिकेट देता है, डिग्री नहीं देता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। जो हमने काफ़ी सारी इवेल्युएशन देखे भी थे हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में, तो ये जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है यानी कि निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है, इसका सबसे बेस्ट कथन कौन सा है वो हमको बताना है, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट कथन है कि टीचर क्लैरिफाई डाउट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है, जब मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और पढ़ाते टाइम पे ही, यानी कि टीचिंग करते हुए ही, पढ़ाने से दौरान ही मैं बच्चों के डाउट्स को भी क्लियर कर रही हूँ, यानी कि पढ़ाते पढ़ाते ही मैं बच्चों के डाउट्स भी क्लियर कर रही हूँ क्लास के अंदर ही, वो होता है आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, ठीक है। इवेल्युएशन भी हमने हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड में सभी टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन देखे थे, आपने वो क्लास नहीं देखी तो जाके देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगात्मक अधिगम के मुख्य तत्व कौन से हैं वो हमको बताना है, ठीक है। तो इसके मुख्य तत्व हैं कि सबसे पहले तो हमको ये समझो कि कोऑपरेटिव लर्निंग होती क्या है, सहयोगात्मक अधिगम होता क्या है। अब नाम से ही देखो सहयोग दिखा रहा है, यानी कि एक ऐसा अधिगम जिसमें हम सहयोग के माध्यम से सीखते हैं, एक ऐसी लर्निंग जिसमें हम कोऑपरेशन के माध्यम से सीखते हैं। अब सहयोग कब होगा, जब 2-4 बच्चे जो हैं वो साथ में मिलके आके एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, और फिर उस ग्रुप के अंदर एक दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे, यानी कि एक दूसरे के लिए कॉपरेशन रहेगा, ठीक है, और एक दूसरे की मदद करेंगे वो चीज़ों को सीखने के लिए, तो तब होगी वो सहयोगात्मक अधिगम यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग, वो तब होगी, ठीक है। यानी कि काफ़ी सारे बच्चे एक साथ में आके जुड़ते हैं एक साथ में और एक दूसरे को लर्निंग करने में यानी कि अधिगम करने में हेल्प करते हैं, सहयोग देते हैं, वो होता है आपका कोऑपरेटिव यानी कि सहयोगात्मक अधिगम, ठीक है। तो इसमें से बेस्ट कथन कौन सा है सहयोगात्मक अधिगम के लिए वो हमको बताना है। तो इसका आंसर है आपका कि ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ हाई एवरेज एंड लो अचीवर्स, ठीक है। और अगला है स्टूडेंट वर्क इन द ग्रुप टू मास्टर एकेडमिक मटेरियल्स। जो 2 ऑप्शन है वो आपके सबसे सही है, यानी कि सेकंड वाला आंसर आपका सही है। अब 2 सही क्यों है, पहला बोल रहा है कि जो आपके ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो उसके अंदर आपके लो IQ वाले बच्चे भी हो सकते हैं, मीडियम वाले भी हो सकते हैं, हाई वाले भी हो सकते हैं, यानी कि अब ज़रूरी तो नहीं है कि एक ग्रुप जिसके अंदर आप सहयोग से पढ़ाई कर रहे हो, याद कर रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, है ना, वो आपका सबसे इंटेलिजेंट ग्रुप हो या फिर सबसे वीक बच्चों का ग्रुप हो। ग्रुप तो कैसा भी हो सकता है, एक ग्रुप में हो सकता है कि कुछ बच्चे वीक हो, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हो, है ना। तो पहला वाला ऑप्शन यही बोल रहा है कि एक ग्रुप में अलग अलग तरीके के अलग अलग बुद्धि के लोग होते हैं, यानी कि बहुबुद्धि के लोग होते हैं, तो ये वाला सही है। और सी बोल रहा है कि हम ग्रुप स्टडी इसलिए करते हैं ताकि हम उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस मटेरियल के ऊपर क्या ले सके, अपनी मास्टरी को हासिल कर सके, तो ये वाला भी एकदम सही है, ठीक है। तो आपका सही आंसर होगा A एंड C। अगला क्वेश्चन है समेटिव इवेल्युएशन को हम और किस नाम से जानते हैं। तो समेटिव इवेल्युएशन को यानी कि संकलनात्मक मूल्यांकन को हम प्रभाव मूल्यांकन इम्पैक्ट इवेल्युएशन के नाम से जानते हैं। समेटिव इवेल्युएशन होता क्या है, जब हमने कोई चीज़ पढ़ा दी और पढ़ाने के बाद में लास्ट में जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं, यानी कि बच्चों का टेस्ट लेते हैं और चेक करते हैं कि उनको वो चीज़ समझ में आई या फिर नहीं आई, है ना, तो वो होता है हमारा इम्पैक्ट इवेल्युएशन। ये प्रभाव देखने के लिए कि जो हमने पढ़ाया उसका प्रभाव क्या हुआ बच्चों पे, तो वो होता है आपका इम्पैक्ट इवेल्युएशन, उसको हम समेटिव इवेल्युएशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन सिंक्रोनस मोड बोथ टीचर एंड लर्नर आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम।
और दूसरा कथन है ट्यूटर इन ऑनलाइन स्पेस डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू शो पार्शियलिटी एंड स्टेडफास्टनेस टुवर्ड्स नॉलेज। अब क्या बोला है यहाँ पे, दो कथन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन बोल रहा है कि जो सिंक्रोनस मोड होता है उसमें टीचर और स्टूडेंट जो है वो दोनों एक ही समय पे उपस्थित होने चाहिए। अब ये जो सिंक्रोनस जो है ये वर्ड आपका कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। तो आजकल ये देखा गया है कि कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को मिला करके पूछते हैं, यानी कि 2 यूनिट के क्वेश्चन को मिला करके पूछा जाता है। हो सकता है कि वो 2 यूनिट आपकी रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड हो, कम्युनिकेशन या फिर आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड हो, तो 2-3 यूनिट्स को मिला के फिर क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो ये सिंक्रोनस भी आपका कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। अब सिंक्रोनस और असिंक्रोनस 2 टर्म्स होती है, सिंक्रोनस एक होती है असिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस क्या होती है, सिंक्रोनस वो आपका कम्युनिकेशन का मेथड होता है या फिर टाइप होता है जहाँ पे जो 2 लोग हैं जो बात कर रहे हैं वो एक समय में उपस्थित होते हैं एक दूसरे के सामने, ठीक है। असिंक्रोनस उसका उल्टा हो गया कि जब 2 लोग एक दूसरे के सामने उपस्थित नहीं होते हैं, वो किसी दूसरे माध्यम से बात करते हैं, ठीक है, तो वो होता है असिंक्रोनस। यहाँ पे क्या बोला है, सिंक्रोनस का बोला है कि टीचर और स्टूडेंट जो है वो एक समय पे उपस्थित होंगे। हाँ, सिंक्रोनस का मतलब होता है कि जो भी 2 लोग हैं जो बात कर रहे हैं वो एक समय पे उपस्थित होने चाहिए, ठीक है, तो वो सिंक्रोनस का सही स्टेटमेंट है पहला वाला। दूसरा बोल रहा है कि जो भी ऑनलाइन टीचिंग करते हैं वो किसी भी तरीके की पार्शियलिटी यानी कि भेदभाव का कोई है ना, उनको अवसर नहीं होता है ऑनलाइन टीचिंग के अंदर। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाली जो कथन है वो आपकी गलत है, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हो चाहे आप ऑफलाइन टीचिंग कर रहे हो, आप बिल्कुल पार्शियलिटी यानी कि आप बिल्कुल भेदभाव जो है वो आप कर सकते हो, है ना, यानी कि आप किसी भी तरीके की अपने अनुसार चीज़ों में बदलाव ला सकते हो। अब सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आज मैं 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ इस वीडियो के लिए, ठीक है। अगर मेरा मन हुआ कि भाई मेरे को है ना 50 में से 40 ही कराने हैं, 10 नहीं कराने क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ, मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो ठीक है 10 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्या पता चलेगा बच्चों को, है ना। तो मतलब मैं कर सकती हूँ ना, अपने हिसाब से चीज़ों को बदल सकती हूँ, पार्शियलिटी कर सकती हूँ। तो सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि आपके पास में कोई अवसर ही नहीं होता है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हो आप तब आप पार्शियलिटी कर ही नहीं सकते हो, आपके पास में कोई अवसर ही नहीं है। लेकिन ये गलत है, हमारे पास में अवसर बिल्कुल होता है। अब हम चाहे उस अवसर का फ़ायदा उठाएं या फिर ना उठाएं वो हम पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारे पास में अवसर होता है। लेकिन इसमें बोला है कि आपके पास में डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू शो पार्शियलिटी, यानी कि आपके पास में अपॉर्चुनिटी ही नहीं होती है, अवसर ही नहीं होता है, तो इसलिए दूसरा कथन आपका गलत है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही होगी, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है आपको अरेंज करना है पेडागॉगी के 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं हर्बर्ट के द्वारा, तो वो है ना किस क्रोनोलॉजी में है वो आपको बताना है। ये जो है ये आपका PYQ है, ठीक है। अभी आपकी रिसेंट जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमने 3 मॉडल्स पढ़े थे, पेडागॉगी, एंड्रागॉगी एंड ह्यूटागॉगी। हमने क्या करा, अभी तक सिर्फ उन तीनों मॉडल्स को पढ़ लिया एक बार और देख लिया कि ये मॉडल्स होते क्या हैं, लेकिन इस बार एग्जाम में ये देखा गया है कि ये पेडागॉगी मॉडल के अंदर भी कितने अलग अलग प्रकार के मॉडल्स आ रहे हैं, है ना, किसने क्या मॉडल दिया है और उसके कितने स्टेजेस हैं, वो उससे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पेडागॉगी के अंदर एक हर्बर्ट है, हर्बर्ट ने एक मॉडल दिया है पेडागॉगी का, ठीक है। अब उस मॉडल में हर्बर्ट ने 5 स्टेजेस बताई है, तो उसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सेकंड वाला, ठीक है, ऑप्शन सेकंड जो है वो इसका सही आंसर है। अभी इसमें भी चेंजेस हो गए हैं, हर्बर्ट ने पहले तो 5 स्टेजेस दी थी, लेकिन बाद में अब इसकी स्टेजेस जो है वो 5 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अचीव्ड बाय रोट लर्निंग, यानी कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हम रटन विद्या किस में कर सकते हैं, कौन से लेवल में कर सकते हैं, तो वो है आपका स्मरण वाला। क्योंकि अप्लाइंग किसी चीज़ को जब हम प्रयोग में ला रहे हैं तब हम कब लेके आएंगे उसको प्रयोग में, जब वो चीज़ हमको समझ में आ गई है। तो रोट लर्निंग यानी कि रटन विद्या वहाँ पे नहीं होगी। एनालाइज यानी कि किसी चीज़ का हम विश्लेषण कब करेंगे, जब वो चीज़ हमको समझ में आ गई है, यानी कि फिर से रोट विद्या इसमें नहीं होगी। और अंडरस्टैंडिंग भी कब करेंगे, जब हमको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। अंडरस्टैंडिंग का तो मतलब ही समझना होता है ना, तो इसमें रोट लर्निंग तो आ ही नहीं सकती है। तो बच्चा कौन सा, स्मरण वाला। स्मरण कब करते हैं हम चीज़ों को, जब हमको वो चीज़ क्या करनी है, एकदम रटनी होती है। भाई कोई डेट है, कोई थिंकर का नाम है, कोई किताब की नाम है, वो हमको याद करना है, स्मरण करना है, तो हम क्या करेंगे, बार बार उसको रटेंगे ताकि वो चीज़ हमको एकदम याद हो जाए, ठीक है। तो हम रिमेम्बरिंग में यानी कि स्मरण करते टाइम पे रोट लर्निंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन बोला है 2 स्टेटमेंट बताए हैं, 2 कथन बताए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन बोला है जो डिस्कशन फोरम है वो मूक्स जो है उसका
चार में से एक क्वाड्रेंट है। मूक्स के टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है, उसमें से एक क्वाड्रेंट है आपका डिस्कशन फोरम। दूसरा कथन बोला है कि ये डिस्कशन फोरम जो है आर एन इनबिल्ट फीचर ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डिस्कशन फोरम जो है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का ही एक इनबिल्ट फीचर है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो दोनों ही कथन सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो सही नहीं है, ठीक है। अब मूक्स के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, बिल्कुल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो ये आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा उसकी PDF भी देता है। तीसरा आपको टेस्ट सीरीज भी देता है। और चौथा आपको डिस्कशन फोरम्स भी देता है, यानी कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हो डिस्कशन फोरम्स के अंदर। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं मूक्स के, ठीक है। और डिस्कशन फोरम जो है वो आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक नया टॉपिक जुड़ा है इस बार आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। तो LMS क्या होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी टीचिंग को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देता है, आपकी लर्निंग को, आपकी टीचिंग को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देता है, ठीक है। तो डिस्कशन फोरम जो है वो इसका ही एक पार्ट है। अब डिस्कशन फोरम इसको आसान कैसे बना रहा है ये बताओ। अब डिस्कशन फोरम आपको दिया हुआ है, कोई ऐप है, ठीक है, उसमें आपको डिस्कशन फोरम दिया हुआ है। तो इसका मतलब आपको कोई भी डाउट है तो आप उस डिस्कशन फोरम में आके अपना डाउट पूछ सकते हो, यानी कि आपकी जो लर्निंग है, जो अधिगम का प्रोसेस है वो ईजी हुआ ना। तो ये होता है आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब सपोज है ना HN अध्ययन का कोई ऐप आ जाएगा, ठीक है। अब उस ऐप के अंदर हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डिस्कशन फोरम्स प्रोवाइड करेंगे, हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, PDF देंगे। तो वो सब क्या हो रहा है, उससे आपका जो पढ़ाई का तरीका है, जो अधिगम है, जो लर्निंग है वो ईजी हो रही है। तो ये आपका एक लर्निंग मैनेजमेंट का सिस्टम है, यानी कि LMS का मतलब ही ये होता है कि ये आपकी टीचिंग को, आपकी लर्निंग को आसान बनाता है, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है विच टूल इज यूज टू क्रिएट ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड, यानी कि हम इन चारों में से किससे ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड को बना सकते हैं। तो ये है इसका सही आंसर, पैडलेट। पैडलेट के थ्रू हम ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड को बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है कि जो कॉग्निटिव बिहेवियर है, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में जो कॉग्निटिव बिहेवियर है उसके जो स्टेजेस दिए हुए हैं वो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाने हैं। तो आपने अगर मेरी क्लास देखी होगी जिसमें मैंने ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका C वाला। सबसे पहले आती है आपकी नॉलेज, फिर आती है आपकी अंडरस्टैंडिंग, फिर आती है आपकी एप्लीकेशन, फिर एनालाइज एंड देन सिंथेसिस, यानी कि सबसे पहले आता है आपका ज्ञान, फिर आता है आपका अवबोध, फिर आता है अनुप्रयोग, फिर आता है आपका विश्लेषण और फिर संश्लेषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन आइडेंटिफाइड एज की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग के की बिहेवियर्स क्या होते हैं, यानी कि प्रभावी शिक्षण के मुख्य व्यवहार कौन कौन से होते हैं। तो मैंने अपनी क्लास के अंदर की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर्स दोनों ही कराए थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके देख लेना, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि की बिहेवियर्स कौन से, यानी कि मुख्य व्यवहार कौन से हैं प्रभावी शिक्षण को लेकर, इफेक्टिव टीचिंग को लेकर, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी एंड एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। 1, 2 एंड 4, यानी कि ऑप्शन नंबर A जो है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है 2 कथन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन है इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव टीचिंग एंड टेस्टिंग मस्ट गो टुगेदर, यानी कि इफेक्टिव होने के लिए, प्रभावी होने के लिए टीचिंग और टेस्टिंग जो है वो एक ही साथ में होती रहनी चाहिए। दूसरा बोला है फीडबैक डज नॉट फॉर्म एन इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब इस वाले क्वेश्चन में भी आपसे फीडबैक पूछ रहे हैं, है ना, यानी कि कम्युनिकेशन और टीचिंग को मिला के क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो आपका जो पहला कथन है वो तो सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। पहला स्टेटमेंट बोला है कि टीचिंग और टेस्टिंग जो है वो दोनों साथ साथ होने चाहिए इफेक्टिवनेस के लिए, यानी कि प्रभावी बनाने के लिए आपकी शिक्षण को टीचिंग और टेस्टिंग जो है वो साथ साथ में होने चाहिए। यानी कि मैं पढ़ा भी रही हूँ, पढ़ाने के दौरान साथ साथ में आपसे कुछ सवाल भी पूछ रही हूँ, भाई अच्छा ठीक है मैंने ये बताया तो बताओ मैंने ये क्या बताया, मैंने किसमें क्या बताया, तो साथ साथ में आपसे क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ, है ना। तो ये होता है टीचिंग और टेस्टिंग अगर साथ साथ में होती रहेगी तो आपका जो टीचिंग का जो प्रोसेस है जो है वो आपका इफेक्टिव रहेगा, यानी कि प्रभावी रहेगा। लेकिन दूसरे में बोला है फीडबैक डज नॉट फॉर्म एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, उसके अंदर फीडबैक देना ज़रूरी नहीं है। तो ये गलत है। फीडबैक जब तक बच्चे को दोगे नहीं तब तक उसको पता
पता कैसे चलेगा भाई आपका ये सवाल गलत था या सही था, आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, आप कहाँ पे हो कहाँ पे नहीं हो, कितने बच्चे आपसे आगे हैं कितने बच्चे आपसे पीछे हैं, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो क्लास में। तो फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस students usually have group journal magazine and write in them on regular basis. Which of the following statement are correct about journalizing as method of informal assessment? तो इसको हमको बताना है कि आजकल क्या हो रहा है ना, एक नया तरीका बताया गया है कि आपको एक जर्नल के अंदर जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है उसका रेगुलर बेसिस पे आपको उस मैगजीन उस जर्नल के अंदर अपनी बातें लिखनी होती है, ठीक है। तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, यानी कि एक नया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए एंड बी। ए एंड बी इसका सही आंसर है, यानी कि ये एज अ टूल दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, एंड दूसरा है एज एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस व्हाट दे हैव लर्नड, ठीक है। मतलब मैंने बताया आपको कि जर्नल और मैगजीन दी जाती है बच्चों को जिसके अंदर वो अपना रेगुलर बेसिस पे जो भी उन्होंने करा है अपनी क्लास में, जो भी उन्होंने सीखा है वो सब उसके अंदर वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे जुड़े हुआ कौन सा कथन जो है वो सही है वो आपको बताना है। तो पहला कथन बोल रहा है कि पहला कथन ये बोल रहा है कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो बच्चों को अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए कहती है, ठीक है। यानी कि एक उपकरण के रूप में जो छात्रों को अपने चिंतन एवं विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल उस मैगजीन के अंदर उस किताब के अंदर बच्चे अपने विचारों को लिख सकते हैं, यानी कि ये उनको विचार व्यक्त करने का अवसर दे रहा है, तो ये कथन सही है। दूसरा बोल रहा है कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो ये बताती है कि बच्चों ने अभी तक क्या सीखा है। मतलब बच्चे जो हैं उस किताब के अंदर ये लिख सकते हैं कि भाई उन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, तो उससे वो उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, ये अवसर मिल रहा है उनको ये देखने का कि अभी तक उन्होंने क्या सीखा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए एंड बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है, आपको मैच द फॉलोइंग दी है, ठीक है। एक तरफ आपको कॉग्निटिव इमोशनल सोशल एंड वर्बल बेसिस दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि कौन सा किसके साथ में जुड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा कॉग्निटिव यानी कि आपका दिमाग से जुड़ा हुआ है, तो ये आएगी आपकी एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। दूसरा है आपका इमोशनल आएगा आपका एबिलिटी टू रीड अदर्स फेशियल एक्सप्रेशन। इमोशनल यानी कि भावनात्मक, कुछ चीज़ें जो है वो आपकी भावना से जुड़ी हुई होगी, तो ये होगा आपका कि दूसरों के चेहरे के हाव भाव को आप पढ़ सकते हो, ये आपकी भावनाएं हैं, तो ये होगा आपका इमोशनल वाला, ठीक है। थर्ड है आपका सोशल, तो सोशल होगा आपका एबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स, यानी कि आप दूसरे लोगों से, सामाजिक क्या होता है कि आप समाज के दूसरे लोगों से संबंध बना सकते हो, यानी कि सामाजिक और समाज दो वर्ड आ गए तो आप इनको जोड़ सकते हो। और फिर बचा हुआ फोर्थ जो है वो एबिलिटी टू आर्टिकुलेट द आइडियाज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, चूज द पर्सन हु हैज़ कंट्रोल ओवर द सेल्फ मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड मेथड ऑफ डिलीवरी इन द क्लासरूम, यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा पर्सन है, ऐसा कौन सा इंसान है जो क्लासरूम के अंदर उसका अपने ऊपर क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, वो है आपका टीचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, यानी कि प्रभावी टीचिंग के कॉम्पोनेंट्स क्या नहीं है वो हमको बताने हैं, यानी कि प्रभावी टीचिंग के घटक कौन से नहीं है वो हमको बताने हैं। तो ये आपका रिएक्टिव मोड ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, यानी कि अगर बच्चे ने कुछ भी कहा और हमने उसको क्या कर दिया, उसके बदले में हमने प्रतिक्रियाशील प्रकार कर दिया, है ना, यानी कि हमने एकदम से रिएक्टिव मोड हो गए। बच्चे ने कुछ गलती करी, हमने तुरंत उसको डांट दिया, बच्चा क्लास में थोड़ा सा लेट आया या बच्चे ने थोड़ी सी बदमाशी कर दी, हमने तुरंत उसको क्लास से बाहर निकाल दिया, तो हम रिएक्टिव हो गए। हमको रिएक्टिव नहीं होना चाहिए क्लासरूम के अंदर, ठीक है, वरना हमारा जो बिहेवियर है वो प्रभावी नहीं होगा, हमारी टीचिंग जो है वो प्रभावी नहीं होगी, इफेक्टिव नहीं होगी। तो ये गलत है आपका, बाकी सब सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हमको उन फीचर्स को बताने हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल से जुड़े हुए हैं, यानी कि हमको वो कथन बताने हैं जो कि आपकी समझ के स्तर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपके कौन कौन से होंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल में होंगे आपके स्टूडेंट क्या है, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन को खुद के ओन शब्दों में समझ सकते हैं। बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग लेवल कब होगा, जब बच्चे किसी चीज़ को अपनी खुद की भाषा में अपने खुद के शब्दों में समझ रहे हैं, तो पहला कथन सही है, ठीक है। दूसरा कथन बोल रहा है कि स्टूडेंट गिव हिज और हर ओन एग्जाम्पल, यानी कि बच्चे जो है वो अपने एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। अब उदाहरण कब देंगे, जब उनको वो चीज़ जो है वो समझ आ गई है, यानी कि वो समझ के स्तर पर हैं, तो ये वाला भी सही है। और अगला बोल रहा है कि स्टूडेंट इंटरप्रेट द मीनिंग इन वेरियस वेज, यानी कि एक बच्चा जो है वो कई अलग अलग प्रकार से उस शब्द का मतलब निकाल सकता है।
अब आपको अगर कोई चीज़ समझ में आएगी तभी आप ये सभी काम कर पाओगे, यानी कि अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप ये सभी काम कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है in which of the following modes of assessment potential for increasing intrinsic motivation is optimum, यानी कि ये जितने भी मूल्यांकन के प्रकार दिए हुए हैं इनमें से कौन सा, किसके अंदर सबसे ज़्यादा आंतरिक मोटिवेशन होता है, यानी कि इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा आंतरिक प्रेरणा होती है, वो है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट में मैं आपको पढ़ा रही हूँ और पढ़ाने के दौरान ही आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपको मूल्यांकन कर रही हूँ, तो आपको साथ ही साथ क्या मिल रही है? मोटिवेशन भी मिल रही है ना भाई। मैंने आपको पढ़ाया, आपसे सवाल पूछे, आपका सवाल सही हुआ तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपका सवाल सही नहीं हुआ तो आप डीमोटिवेट नहीं होगे। आपको ये पता चलेगा कि भाई ठीक है, मेरा ये सवाल गलत है, मतलब मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई है ना, बाकियों को आ गई है, मेरे को नहीं आई है, मतलब मेरे को और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोटिवेशन किस में मिलती है, और मोटिवेशन भी कौन सी? आंतरिक मोटिवेशन, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन, वो मिलती है आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो की बिहेवियर है इफेक्टिव टीचिंग के। हमने ऊपर करे थे कौन से? की बिहेवियर ही करे थे, यहाँ पे फिर से की बिहेवियर पे आपका क्वेश्चन आया है। तो की बिहेवियर और हेल्पफुल बिहेवियर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये है आपका फोर्थ वाला, प्रमोटिंग लो एरर हाई रेट सक्सेस, यानी कि स्टूडेंट का जो सक्सेस रेट है वो सबसे ज़्यादा हाई होना चाहिए, तभी आपकी टीचिंग जो है वो प्रभावी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कॉम्पोजिशनल स्किल एंड क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटेशन ऑफ स्टूडेंट कैन बी मोस्ट इफेक्टिवली इवेल्युएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, यानी कि जितने भी प्रकार दिए हुए हैं टेस्ट के, उसमें से आप सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी किस में दिखा सकते हो, है ना। तो क्रिएटिविटी हम दिखा सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन के अंदर। क्यों? क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमको एक सवाल दिया होता है, हमको बोलते हैं कि भाई इसके अंदर आपको क्या करना है? निबंध लिखना है पूरा का पूरा। अब आप तभी लिख पाओगे जब आपको उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, और आप जब उसका निबंध लिख रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो? अपने शब्दों के अंदर उस बात को पूरा डिस्क्राइब कर रहे हो, तो आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, आप अपनी रचना दिखा सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड जो है वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन बोला है इसमें अब ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक हमने देखे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, ये है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन। इसमें आपको कुछ केसेस दिए हुए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अगर आपको इन सभी केसेस के बारे में पता होगा, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशनल, लॉन्गिट्यूडनल और एक्सपेरिमेंट, तभी आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका डी वाला। ठीक है, डी वाला जो है वो इसका सबसे सही आंसर है। केस स्टडी जो है वो है आपकी इन डेप्थ स्टडी होती है। केस स्टडी कब करते हैं? जब हमको किसी चीज़ के बारे में गहराइयों में जाकर देखना है। ठीक है, तब हम केस स्टडी करेंगे। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च हम कब करेंगे? जब हमको किसी नेचुरल सेटिंग के बारे में ऑब्जर्व करना है, किसी के बिहेवियर को हमको देखना है, तब हम करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कब करते हैं हम? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करते हैं जब हमारे पास में लंबा समय है, तब हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करते हैं। और एक्सपेरिमेंटल कब करेंगे? एक्सपेरिमेंटल के अंदर हम क्या करते हैं? मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ की वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए इन सभी रिसर्च से जुड़े हुए, तभी आपसे ये क्वेश्चन जो है वो होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक गुड थीसिस के अंदर इन सब में से कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि एक अच्छे शोध प्रबंधन लेख में ये क्या चीज़ें जो है वो शामिल होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके गुड थीसिस में ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, एकदम केयरफुल होना चाहिए आपका जो थीसिस है, यानी कि एकदम केयरफुल तरीके से आप अपने थीसिस को करोगे पूरा कंप्लीट। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और एकदम क्लियर और रिटन एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम सटीक और सही होना चाहिए और ढंग से लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए आपकी थीसिस के अंदर, तभी आपकी थीसिस जो है वो गुड यानी कि अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेल एंड फीमेल स्टूडेंट परफॉर्म इक्वली वेल इन अ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो ये हमको बताना है कि ये कौन सी प्रकार की स्टेटमेंट है। ये है आपकी नल हाइपोथेसिस। अब आपकी नल हाइपोथेसिस क्या होती है? जो बताती है कि जो दो वेरिएबल है उनमें कोई अंतर नहीं है, यानी कि दोनों वेरिएबल जो है वो बराबर है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे इक्वल की बात कर रहे हैं, बराबर की बात कर रहे हैं, तो ये आपकी नल हाइपोथेसिस होगी। ठीक है, यानी कि एक संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण में पुरुष तथा महिला विद्यार्थी एक समान प्रदर्शन करते हैं, यानी कि एक समान कर रहे हैं, इक्वल है, तो ये होगा आपका शून्य परिकल्पना। शून्य परिकल्पना बात करती है कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई अंतर नहीं है, ना ही कोई छोटा है ना ही कोई बड़ा है, दोनों ही एकदम समान है, एकदम इक्वल है। तो जहाँ पे भी इक्वल वर्ड देख लो समझ जाना वो शून्य परिकल्पना यानी कि
नल हाइपोथेसिस है। ऐसे क्वेश्चन आपसे जब ही बनेंगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। आप सोचो कि ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे से तो लगता है नेट होगा ही नहीं, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। तो हार्ड कुछ भी नहीं है, मेरे लिए ये सब बहुत ईजी है, आपके लिए बहुत हार्ड है। क्यों? क्योंकि मैंने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, इसलिए मेरे लिए ये ईजी है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। लेकिन जब आप ये समझ जाओगे, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आपके लिए भी ये ईजी हो जाएगा, फिर आप भी इतना परफेक्ट हो जाओगे कि आप भी दूसरों को पढ़ा पाओगे, ठीक है। तो नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरे ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को पकड़ो, उसकी वीडियो को देखो, उसके स्टडी मटेरियल को देखो, उसको समझने की कोशिश करो और फिर उससे जुड़े हुए 2-4 क्वेश्चन करो, तो आपको सब कुछ आसान लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स मेनली टू इशू ऑफ कॉजेलिटी। कॉजेलिटी यानी कि कारणतया का मुख्य संबंध किससे होता है? ये होता है आपका इंटरनल वैलिडिटी से। मैंने अभी रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास में आपकी टोटल 12 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे, उससे ये क्वेश्चन उठ के आया है। इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है? इंटरनल वैलिडिटी में हम चेक करते हैं, आंतरिक वैधता में हम क्या देखते हैं कि जो 2 वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई संबंध है या फिर नहीं है, और अगर संबंध है तो क्या संबंध है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो इसमें यही बोला है कि जो कॉज है, जो कारण है, वो किस में से जुड़ा हुआ होता है, माप वैधता में, रचना वैधता में, आंतरिक वैधता में या फिर बाहरी वैधता में। तो वो होता है आपका इंटरनल यानी कि आंतरिक वैधता में जुड़ा हुआ होता है कॉज यानी कि कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है रिसर्चर समटाइम यूज द कॉमन एब्रीवेशन CF, यानी कभी कभी हम जब रिसर्च करते हैं तो हम CF एक एब्रीवेशन, एक शॉर्ट फॉर्म है, उसको यूज करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होता है कंपेयर, ठीक है। जब हमको कुछ दिखाना होता है तो हम सिर्फ सिंपली CF लिख देते हैं, तो CF का मतलब होता है कंपेरिजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 कथन दिए हुए हैं, ये बताना है कि हमको कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन है रिसर्च आर्टिकल पब्लिश इन पीयर रिव्यू जर्नल आर टेकन मोर सीरियसली बाय एक्सपर्ट। दूसरा बोला है कि पीयर रिव्यू जर्नल डू नॉट सब्जेक्ट द रिसर्च पेपर टू रिगरस स्क्रूटिनी बिकॉज दे हैव हाई इम्पैक्ट फैक्टर। अब ये जो क्वेश्चन है वो पीयर रिव्यू की क्लास में से आया है। मैंने पीयर रिव्यू की क्लास जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कराई थी, आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना। इसमें पहला कथन तो आपका सही है, लेकिन दूसरा कथन जो है वो आपका गलत है। पहला कथन क्या बोल रहा है? रिसर्च आर्टिकल पब्लिश इन पीयर रिव्यू जर्नल आर टेकन मोर सीरियसली बाय एक्सपर्ट, यानी कि जो भी एक्सपर्ट है ना, आप रिसर्च आर्टिकल को पब्लिश कर रहे हो किसी जर्नल के अंदर, तो एक्सपर्ट जो है वो उस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लेंगे पीयर रिव्यू के अंदर, ठीक है। तो ये एकदम सही है। अगला कथन बोल रहा है कि पीयर रिव्यू जर्नल डू नॉट सब्जेक्ट द रिसर्च पेपर टू रिग्रेस स्क्रूटिनी बिकॉज दे हैव हाई इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है? अब अगर कोई जर्नल काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसमें काफ़ी सारी रिसर्च जो है वो पब्लिश हो रही है, ठीक है, तो जर्नल क्या करता है पीयर रिव्यू के दौरान जो आपने रिसर्च, आपने जो मैन्यूस्क्रिप्ट दी है पब्लिश होने के लिए, उसको ढंग से चेक नहीं करेगा। स्क्रूटिनिटी का मतलब स्क्रूटिनाइज करना यानी कि उसको चेक करना, तो वो उसको ढंग से चेक नहीं करता है क्योंकि उसका इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो हाई है। इम्पैक्ट फैक्टर यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसमें काफ़ी सारी रिसर्चेज जो है वो पब्लिश हो चुकी है, काफ़ी सारी किताबें जो है वो पब्लिश हो चुकी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फेमस जर्नल है। इसलिए वो क्या सोचेगा कि मैं तो फेमस हूँ, तो मेरे को पीयर रिव्यू का जो टॉपिक है उसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पीयर रिव्यू जो है वो सबको सीरियसली लेना चाहिए, ताकि है ना, चाहे वो फेमस है चाहे वो फेमस ना है, ठीक है। तो इसमें पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन आपका गलत है। तो ये आपका पीयर रिव्यू की क्लास से जुड़ा हुआ है, नहीं देखिए तो वो क्लास देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ यू वांटेड टू अंडरस्टैंड थियोरेटिकल रीजन दैट led the researcher to conduct a project you would read which section of their research article। यानी कि आप ये देखना चाहते हो, आपकी जो रिसर्चर है जिसने कोई रिसर्च करी है, आप उसने है ना कुछ रिसर्च प्रपोजल बनाया है, तो आप उसकी पूरी रिसर्च को समझना चाहते हो, तो आप है ना किसको पढ़ोगे? आप उसके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ोगे, उसके सारांश को पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसने रिसर्च में क्या करा है या फिर ये क्या करने वाला है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी कि एब्स्ट्रैक्ट या फिर सारांश। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन मच ऑफ सोशल रिसर्च वेरिएबल यूज आर, यानी कि बहुत सारे सामाजिक शोध में निम्नलिखित में से कौन से चरों का हम प्रयोग करते हैं? तो नॉन मैन्युपुलेटिव होता है। सोशल रिसर्च में हम नॉन मैन्युपुलेटिव वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, याद रखना इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट कवर्ड अंडर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी जो है वो 2 तरीके हैं जिससे आप अपने सैंपल को चूज कर सकते हो रिसर्च के अंदर, ठीक है। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का है ना टाइप नहीं है।
तो वो है आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, ये आपका आता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, नॉन प्रोबेबिलिटी में नहीं आता है, बाकी सारे आपके नॉन प्रोबेबिलिटी में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आपको फिर से मैच द फॉलोइंग दिया है, आपको कुछ कंसेप्ट्स दिए हैं और उनका आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है, तो इसमें है आपका डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज। डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज में आपकी आएगी बेसिक रिसर्च, यानी कि जो बेसिक रिसर्च है, बेसिक रिसर्च को हम फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। बेसिक रिसर्च में हम क्या करते हैं, थ्योरी को डेवलप करते हैं। ठीक है, फिर अगला है आपका फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ इमीडिएट प्रॉब्लम। इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम एक्शन रिसर्च के अंदर निकालते हैं। अगला है आपका अडप्टेशन ऑफ थ्योरीज। अडप्टेशन ऑफ थ्योरीज यानी कि अप्लाइड रिसर्च। जो हमने थ्योरी बनाई है बेसिक रिसर्च में, उसको हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, यानी कि अब उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं और कुछ नया प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो वो हम करते हैं अप्लाइड रिसर्च के अंदर, और बचा हुआ आएगा आपका असेसमेंट के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके लिए भी मैं फिर से यही बोलूँगी कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए एक्शन रिसर्च, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, असेसमेंट स्टडीज़, ये सब क्या होते हैं, तभी आप इन सब चीज़ों को पढ़ के समझ पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्केल ऑफ मेजरमेंट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको इन सभी स्केल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो सबसे पहले आएगा आपका आएगा रेशियो। ठीक है, फिर आएगा आपका इंटरवल, फिर आएगा आपका ऑर्डिनल और फिर आएगा आपका नॉमिनल। ठीक है, तो यानी कि आपको बड़े से छोटे में इसको जमाना है। तो सबसे बड़ा होता है आपका रेशियो स्केल, फिर उससे छोटी होती है आपकी इंटरवल स्केल, फिर होती है आपकी ऑर्डिनल स्केल और फिर सबसे छोटी होती है आपकी नॉमिनल स्केल। ठीक है, ये भी आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का ही टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिसर्च इज कंसर्न विद द फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी, यानी कि कौन सी रिसर्च में हम थ्योरी को बनाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल रिसर्च में हम थ्योरी को बनाते हैं, अप्लाइड रिसर्च में उसी थ्योरी का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और फंडामेंटल रिसर्च का दूसरा नाम वहाँ पे लिखा हुआ था बेसिक रिसर्च। ठीक है, तो ये आपका दोबारा से रिसर्च एप्टीट्यूड का ही टॉपिक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है Which of the following research forms aims primarily at putting to use the theoretical advance with an eye on exploring the potential for generalizability, यानी कि हम generalizability कब करते हैं, हमने कोई थ्योरी बनाई, उस थ्योरी का प्रयोग करके हम उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं। तो वो हम किसके अंदर करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था थ्योरी किस में बनाते हैं, फंडामेंटल रिसर्च में बनाते हैं। और जो हमने थ्योरी बनाई है उसको लगा के एक कोई नई चीज़ हमको दिखानी है। ठीक है, तो वो हम करेंगे अप्लाइड रिसर्च के अंदर। ठीक है भाई, हमको कोई थ्योरी बनाई हमने, तो थ्योरी बनाते हैं हम फंडामेंटल रिसर्च में, यानी कि मौलिक शोध में, और उसी थ्योरी को हमने अप्लाई करके कोई नई चीज़ निकाल के दिखाई, वो हम करते हैं अनुप्रयुक्त शोध में, यानी कि अप्लाइड रिसर्च के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, मैथ्स के अंदर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, आपकी पाइथागोरस थ्योरम आई थी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो पाइथागोरस ने दी है। ठीक है, तो पहले उन्होंने क्या करा, पहले उन्होंने थ्योरी दी, यानी कि पहले उन्होंने फंडामेंटल रिसर्च करी और उन्होंने थ्योरी दी। उस थ्योरी का प्रयोग करके अब हम क्या कर रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, उनका आंसर निकाल रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, उस थ्योरी का यूज़ करके अप्लाइड रिसर्च करते हैं, यानी कि उस थ्योरी का यूज़ करके हम कुछ नई चीज़ निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तो थ्योरी बनाते हैं मौलिक शोध में और उसका हम यूज़ करते हैं, उसका उपयोग करके कुछ नई चीज़ निकालते हैं अनुप्रयुक्त शोध के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन विच मेथड ऑफ रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड टू ऑब्जर्व द मेजर इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि कौन सी रिसर्च के अंदर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके उसका असर देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो ये जितने भी शब्द है ना, वो आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को बता रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को याद करने का एक बेस्ट तरीका है, कुछ शब्द है इसके दिए हुए, उन शब्दों को याद कर लो, जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, मैनिपुलेशन, ये जितने भी शब्द हैं वो आपको एक ही रिसर्च में दिखेंगे, वो है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है, दो कथन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला बोला है आफ्टर फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम नेक्स्ट टास्क होता है हमारा लिटरेचर रिव्यू करना, यानी कि लिटरेचर सर्वे करना। ठीक है, दूसरा बोला है रिसर्चर में रिव्यू बोथ काइंड ऑफ लिटरेचर कंसेप्चुअल एंड एम्पिरिकल। ये मैंने आपको जब मेरी रिसर्च एप्टीट्यूड की मेरी क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको स्टेप्स करवाए थे रिसर्च एप्टीट्यूड के, है ना। तो अभी तक आई थिंक एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास आना बाकी है। तो एक क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, फिर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। तो पहला वाला कथन एकदम सही है। दूसरा कथन बोल रहा है कि हम लिटरेचर रिव्यू के टाइम पे
साहित्य की समीक्षा जो है वो हम कंसेप्चुअल लिटरेचर से और एम्पिरिकल लिटरेचर से कर सकते हैं। तो हाँ, ये वाला कथन भी आपका सही है, यानी कि दोनों ही कथन जो है वो आपके सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कम फर्स्ट अमंग द गिवन स्टेप्स, यानी कि ये स्टेप्स दिए हुए हैं आपके रिसर्च के, बताना है कि सबसे पहला कौन सा आएगा। सबसे पहला आएगा आपका रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन आएगा। हाइपोथेसिस को टेस्ट तो हम बाद में करेंगे, सैंपल भी हम बाद में बनाएंगे और इसको हम डेटा को एनालाइज भी बाद में करेंगे, लेकिन इन चारों में से सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसर्च की डिज़ाइन बनाते हैं, यानी कि अनुसंधान की डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है हिस्टोरिकल रिसर्च डज नॉट रिक्वायर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, और दूसरा कथन है कि हाइपोथेसिस इज स्टेटेड इन सच अ वे दैट इट कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो इन दोनों कथन में से कौन सा सही है कौन सा गलत है वो हमको बताना है। तो दोनों ही कथन आपके सही है। पहला कथन बोल रहा है कि हिस्टोरिकल रिसर्च में हम हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं, ये याद रखना। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है भाई? हिस्टोरिकल रिसर्च है कि कोई चीज़ जो ऑलरेडी हिस्ट्री में हो चुकी है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हाइपोथेसिस हम इन फ्यूचर में होने वाली चीज़ों के लिए बनाते हैं कि भाई इन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। हिस्ट्री में तो वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, तो हमको पता है उसके क्या परिणाम निकले, क्या उसके एडवांटेजेस थे, क्या उसके लाभ थे, क्या उसके परिणाम थे, है ना। तो उसके लिए हम हाइपोथेसिस बना के क्या करेंगे, हमको तो सब कुछ पता है उसके बारे में। तो हाइपोथेसिस हम ऐतिहासिक अनुसंधान में नहीं बनाते हैं, ये याद रखना। तो पहला वाला जो है वो आपका सही है। दूसरा वाला बोल रहा है कि हाइपोथेसिस जो है वो एक ऐसे तरीके से हो सकती है जिसको हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि हमारी हाइपोथेसिस सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ठीक है, तो दोनों ही कथन आपके सही है। तो आप देख रहे हो कि मेरी जो क्लासेस हैं उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही बनते हैं, आपको बस टॉपिक की क्लैरिटी होनी चाहिए। टॉपिक अगर आपको अच्छे से पता है, कंसेप्ट अच्छे से पता है कि भाई ये हिस्टोरिकल रिसर्च होती क्या है, हाइपोथेसिस क्या होती है ना, हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, ये पता है, तो फिर आपको ये आंसर जो है वो इजीली हो जाएगा, वरना फिर आपको ये क्वेश्चन जो है वो हार्ड लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, फिर से दो कथन दिए हुए हैं। तो इस बार ये देखा गया है कि कथन वाले क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, पहला है इफ द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इज ग्रेटर देन द हाइपोथेसिस वैल्यू वी सेलेक्ट द अपर टेल टेस्ट, और दूसरा बोला है इफ द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इज लेसर देन द हाइपोथेसिस वैल्यू वी सिलेक्ट लोअर टेल टेस्ट। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सही है वो हमको बताना है। तो दोनों ही कथन सही है, यानी कि जब हमारी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ज़्यादा होती है तो हम अपर टेल टेस्ट का यूज़ करते हैं, और जब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो छोटी होती है, कम होती है, तो हम लोअर टेल टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही कथन आपके सही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंड नोट और फुट नोट टर्म दैट इज यूज टू रिपीट द टाइटल एंड पेज नंबर फॉर अ गिवन वर्क। तो यह है आपका LOC-CIT। LOC-CIT क्या होता है? अगर आपने रिसर्च की रिपोर्ट लिख रहे हो आप, ठीक है, और आपने, है ना, आपको टाइटल का नाम और आपको पेज नंबर दोबारा से रिपीट करना है, तो आप रिपीट करने के बजाय LOC-CIT लिख सकते हो। तो वो जो पढ़ने वाला है वो समझ जाएगा कि भाई अच्छा इसका जो ऑथर है वो वही सेम है, यानी कि टाइटल वापस से रिपीट हो रहा है और पेज नंबर वापस से रिपीट हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का। अब LOC-CIT हम कब यूज़ करते हैं रिसर्च के अंदर? सपोज मैंने कोई चीज़ किसी की यूज़ करी, ठीक है, उसका टाइटल मैंने दे दिया और उसका पेज नंबर मैंने दे दिया, ठीक है। अब दूसरी मैंने फिर से चीज़ यूज़ करी है, तो उसका जो टाइटल है वो फिर से सेम है और उसका पेज नंबर भी सेम है। तो बजाय कि भाई मैं वो चीज़ वापस से उतारूँ, मैं लिख दूँगी LOC-CIT। तो LOC-CIT से वो समझ जाएगा पढ़ने वाला कि भाई अच्छा ये चीज़ जो है वो इसके सेम टू सेम है। ठीक है, तो इसलिए हमने LOC-CIT का यूज़ करा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिर से दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है प्रोसेसिंग एंड डेटा एनालिसिस स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस इन्वॉल्व एडिटिंग एंड कोडिंग, और दूसरा बोला है एडिटिंग इज डन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसर्च बिफोर द कोडिंग। तो दोनों ही कथन आपके सही है। प्रोसेसिंग एंड डेटा एनालिसिस क्या होता है? इसके अंदर हम एडिटिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, यानी कि डेटा का विश्लेषण में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि भाई जो हमने कुछ गलतियां करी हैं उसको हम एडिट कर दें। ठीक है, और हमारा जो क्वालिटेटिव डेटा है उसको हम क्वांटिटेटिव में करें, क्वांटिटेटिव को हम क्वालिटेटिव में करें, तो हम उसको एडिट करते हैं और कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन में बोला है कि एडिटिंग का मतलब क्या होता है कि हम जो है हमारी रिसर्च की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, अनुसंधान की गुणवत्ता में हम सुधार ला रहे हैं, तो ये कथन भी आपका सही है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बोल रहा है टू स्टडी द एग्जाम पैटर्न ऑफ स्टेट बोर्ड इन इंडिया फॉर क्लास 10th to 12th विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक कैन बी यूज्ड। भाई आपको क्लास 10th और 12th के जो एग्ज़ाम है उसका स्टेट बोर्ड का आपको पैटर्न देखना है कि भाई 10th और 12th के एग्ज़ाम में किस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से एग्ज़ाम होता है। तो आप कौन सी सैम्पलिंग का मेथड यूज़ करोगे? हम करेंगे क्लस्टर सैम्पलिंग का मेथड यूज़, यानी कि गुच्छ प्रतिचयन का हम मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मैं आगे जब टीचिंग एप्टीट्यूड की, रिसर्च एप्टीट्यूड की मेरी जब क्लासेस होगी तब मैं आपको सैम्पलिंग के दो तरीके होते हैं, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, वो मैं आपको समझाऊंगी, तभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, कि हम कौन सी सिचुएशन में स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास में पॉपुलेशन जो है वो हेटेरोजीनियस होती है और छोटी होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर है। हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन यानी कि अलग अलग तरीके की पॉपुलेशन है, एक जैसी पॉपुलेशन नहीं है। भाई मैंने कोई पॉपुलेशन ली तो उस पॉपुलेशन में मेरे आदमी भी हैं, औरत भी है, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो सभी तरीके के लोग हैं, तो वो होती है मेरी हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन जो है वो मेरी छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। भाई पॉपुलेशन छोटी हो और अलग अलग भांति भांति की पॉपुलेशन हो। ठीक है, तो ये दोनों ही होते हैं मेरे किसके अंदर, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पॉजिटिव कोरिलेशन हैपन्स व्हेन द वेरिएबल, यानी कि पॉजिटिव सकारात्मक सहबंध कब होता है, जब मूव टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन। अब आपका कोरिलेशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों ही चीज़ जो है वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है, यानी कि अगर कोई चीज़ आपकी बढ़ रही है तो एक ही दिशा में बढ़ेगी और घट रही है तो भी उसी दिशा में घटेगी। लेकिन नेगेटिव कब होगा, जब एक वेरिएबल बढ़ेगा दूसरा वेरिएबल कम होगा, तब आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव कब होती है, जब आपके जो वेरिएबल्स हैं वो एक ही समय पे एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी कि सकारात्मक सहबंध। अगला क्वेश्चन है सैम्पलिंग एरर कुड बी रिड्यूस्ड बाय, हम किस तरीके से हमारी जो सैम्पलिंग का एरर है यानी कि प्रतिचयन में त्रुटि है उसको हम कम कर सकते हैं लार्ज सैंपल लेकर। जितना बड़ा सैंपल लोगे, जितना बड़ा नमूना लोगे, उतना ही आपकी जो सैम्पलिंग है, उतनी ही आपकी जो रिसर्च है उसमें गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ड्रॉबैक एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ अ क्वेश्चनर, यानी कि क्वेश्चनर में हम ड्रॉबैक्स और शॉर्टकमिंग किस में बता सकते हैं, वो हम बता सकते हैं पायलट स्टडी के अंदर, यानी कि प्रमुख सर्वेक्षण के अंदर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है व्हेन द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीज इट्स डिमांड डिक्रीज, दिस रिलेशनशिप डिनोट विच टाइप ऑफ कोरिलेशन। तो ये है आपका नेगेटिव। हमने अभी कोरिलेशन पढ़ा था ना भाई, जब दोनों चीज़ें एक ही साथ में बढ़ेगी और एक ही साथ में घटेगी तो होगा आपका पॉजिटिव। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑयल के प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, दाम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन डिमांड जो है वो घट रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव कोरिलेशन हो रहा है। भाई जो ऑयल है, जो तेल है, उसके दाम तो बढ़ रहे हैं लेकिन उसकी डिमांड कम हो रही है, तो ये आपका नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, पॉजिटिव कब होगा, जब आपकी डिमांड भी बढ़ेंगे और आपकी प्राइस भी बढ़ेगी, या फिर आपकी डिमांड भी घटेंगे और प्राइस भी घटेगी, है ना, दोनों एक ही साथ में कम होंगे या फिर एक ही साथ में बढ़ेंगे, तब होगा आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन नेगेटिव सह संबंध कब होगा, जब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने फटाफट से कुछ 50 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देखे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, थैंक यू।